ठीक है, तो टॉपिक डालिएगा बॉन्ड एंगल एंड शेप, बॉन्ड एंगल एंड शेप। देखिए बॉन्ड एंगल मेजरमेंट करने के लिए अभिनव हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। क्या निकालिए? हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, ठीक है, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, ठीक है, तो उसके बाद हम लोन पेयर पे जाएंगे। ठीक है, और बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन निकलता कैसे है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। और बॉन्ड पेयर में भी क्या होता है आपका, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, खासकर लोन पेयर जब होगा आपका, तो वहां पे रिपल्सन होने की वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, दूसरा स्टेप ये होता है कि अगर आपके पास हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, इफ हाइब्रिडाइजेशन इट्स सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि लोन पेयर को देखते हैं। ठीक है, अगर आपके पास लोन पेयर होगा, अगर डिफरेंट लोन पेयर होगा, किसी में कम किसी में ज्यादा होगा, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, अगर हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर भी सेम हो गया तो थर्ड कंडीशन आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या आता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इस तीन फैक्टर से आप किसी भी कंपाउंड्स के बॉन्ड एंगल के बीच में आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो देख रहे हैं आप, ठीक है, वो सेंट्रल एटम का देख रहे हैं, तो जो बॉन्ड एंगल होता है ना, वो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, और दूसरा जो होता है, अगर सराउंडिंग एटम का ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो बॉन्ड एंगल जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। ऐसे का मतलब है आपका सराउंडिंग एटम, सी ए का मतलब है आपका सेंट्रल एटम। बात समझ में आया? यस सर। इसे लिख लीजिए। हम फिर कंपैरिजन कर रहे हैं, बेसिकली हाइड्राइड पढ़ रहे हैं, तो हाइड्राइड के बीच का ही कंपैरिजन करेंगे। वैसे आप ये कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर बॉन्ड एंगल जब भी पूछता है आप उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। हाइब्रिडाइजेशन अगर डिफरेंट, वहां पे पता चल ही जाएगा आपको। ये तो पता है कि एसपी में आपका क्या होता है, 180 डिग्री होता है, sp2 में 120 डिग्री होता है, sp3 में क्या होता है आपका 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, ऐसे ही sp3d sp3d2 आ जाएगा। ठीक है, तो सबका बॉन्ड एंगल लिखवाया गया है। आपने क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, यस ये लिख लिया आपने? एक सेकंड। ओके, टेक योर टाइम। अब देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने हाइड्राइड की बात कर रहे थे, तो हाइड्राइड लेते हैं NH3 PH3, आर्सेनिक वाला ASH3, एंटीमनी वाला ले लेते हैं SbH3, एंड देन BiH3। आप दो दो कनेक्ट किए। अभिनव, एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके। तो अब देखिए अपने पास क्या है यहाँ पे, कि सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है यहाँ क्या आने वाला है, sp3, यहाँ भी क्या आएगा sp3, यहाँ भी क्या आएगा sp3 आएगा, यहाँ भी sp3 आएगा, और यहाँ भी sp3 आएगा। आएगा कि नहीं? यस सर। यहाँ पे तीन अगर बॉन्ड पेयर देखा जाए, ठीक है अभिनव, अगर हम इसमें बॉन्ड पेयर देखते हैं, तो तीन हाइड्रोजन है, तो तीन बॉन्ड यहाँ भी बन रहा है, 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 यहाँ भी बन रहा है। ठीक है, अगर लोन पेयर मैं देखूं, तो लोन पेयर क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये है कि इसमें जो आपका हाइब्रिडाइजेशन आया है वो भी सेम आया है, लोन पेयर भी सेम आया है। तो अब कौन सा फैक्टर हम चेक करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर चेक करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे तो जो आपका सराउंडिंग एटम है बेसिकली उसका तो कम है, जो सेंट्रल एटम है उसका ज्यादा है ना, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ये SbH3 BiH3, इन सब का क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, तो आपको पता है कि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। यहाँ क्या लिखवाया हूं मैं,
कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे चेक करते हैं आपका, जब बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, तो इस हिसाब से जो एंगल का होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ये होगा कि नहीं। बॉन्ड एंगल का अगर हम लोग ऑर्डर लिखे तो इसमें लिख सकते हैं कि नहीं, सबसे ज्यादा NH3 का होगा, यस होगा ना। तो इससे क्लियर हो गया होगा आपको कि बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं। ओके, सर, मतलब डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए NH3 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपके पास PH3 है, ठीक है। इसमें आपको मैं समझा दूंगा और क्लियर हो जाएगा बहुत ही अच्छे से। ये PH3 है, ठीक है। नाइट्रोजन और फास्फोरस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन है यस है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन होंगे उसको क्या करेगा, ये स्लाइटली अपने तरफ डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब जितना फास्फोरस करेगा उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, मतलब अपने तरफ इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, नाइट्रोजन खींचेगा, खींचेगा कि नहीं, चारों तरफ तीनों तरफ से खींचेगा इलेक्ट्रॉन। जब ये स्लाइटली इसके तरफ डिस्प्लेस होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, तो रिपल्सन बढ़ेगा, तो ये स्लाइटली क्या होगा, थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा कि नहीं। यस सर। जब और अगर आप बोलेंगे कि सर इधर भी लोन पेयर है, तो सब पे लोन पेयर है, ये वाला इफेक्ट तो सब पे है ना, ये वाला इफेक्ट तो SbH3 SH3 इधर से तो ये रिपेल करेगा ही, लेकिन यहाँ भी तो क्या होगा, यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन होंगे इसके, ठीक है, इनके बीच में रिपल्सन होगा, तो थोड़ा सा इधर से एक्सपेंड करेगा, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, NH3 में होगा। तो डाउन द ग्रुप बेसिकली बॉन्ड एंगल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है। यस सर। यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला आ जाता है, जैसे आपको लोन पेयर निकालना है, ठीक है। तो लोन पेयर किसी कंपाउंड में आपको निकालना है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, वो हाइब्रिडाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है वैसे ही है, कि हाफ इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे अब मतलब मुझे नहीं पता है कि NH3 पे कितने लोन पेयर है, तो मैं निकाल सकता हूँ, देखिए हाफ इंटू नाइट्रोजन पे कितना होता है, 5 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, माइनस बॉन्ड पेयर कितना बना रहा है, 3 बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 - 3 2/2, इस पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं अभिनव। सर तो ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, जैसे ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आ जाएंगे आपके पास जिसमें आपको नहीं पता होगा लोन पेयर कितना है, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं लोन पेयर। यस सर। तो मैं दोबारा बता देता हूं, सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, हाइब्रिडाइजेशन अगर सेम आ जाता है तो लोन पेयर देखते हैं, अगर लोन पेयर भी सेम आ गया तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे आते हैं, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में दो फैक्टर आता है, कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम ज्यादा है तो वो ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा, और सराउंडिंग एटम का ज्यादा है तो वो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ओके, तो ये लिख लीजिए आप, ये देखिए ये वाला जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, ये एक्सेप्ट ऑक्सीजन है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के लिए भी मैं एक फॉर्मूला अभी लोन पेयर के लिए लिखवा दूंगा, एक्सेप्ट ऑक्सीजन इफ ऑक्सीजन इज सराउंडिंग एटम। मतलब ये बेसिकली, इसको ये लिख लीजिए, मैं दूसरे स्लाइड पे लिखवा दे रहा हूँ, कि अगर सराउंडिंग एटम ऑक्सीजन होगा तो वहां पे लोन पेयर कैसे निकालते हैं। डन सर। देखिए अगर आपके पास सराउंडिंग एटम जो है वो ऑक्सीजन हो गया, इफ ऑक्सीजन इज सराउंडिंग एटम, अगर आपके पास आ गया ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम, देन आपका जो लोन पेयर का फॉर्मूला है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, इसमें भी यही होता है, हाफ इनटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, इलेक्ट बॉन्ड पेयर, ठीक है। ओके सर। देखिए दूसरी बात यहाँ पे एक चीज और, कि यहाँ पे क्या था, आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालना था,
ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है, क्या है, न्यूट्रल है। इन केस अगर आपके पास ऐसे कंपाउंड्स आ जाते हैं जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, जिसमें क्या हो, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि जितना पॉजिटिव होता है उतना माइनस कर देते हैं, मतलब माइनस कैटायन कर देते हैं और प्लस अनायन कर देते हैं, माइनस कैटायन कर देते हैं और प्लस अनायन कर देते हैं। तो इसमें बेसिकली अगर मैं पूरा फॉर्मूला लिखूं, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अदर इसका वाला नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस, यहाँ पे क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस केटायन जितना भी पॉजिटिव चार्ज है और प्लस अनायन। तो फिलहाल तो आपका क्या था, जीरो था, तो जीरो रख दिया हमने। समझ रहे हैं आप? यस। और वैसे भी आपको पता है कि यहाँ पे 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर क्यों हुआ है, क्योंकि जब भी ऑक्सीजन सराउंडिंग एटम होता है, कॉर्नर एटम होता है, सराउंडिंग एटम होता है, तो वहां पे वो दो बॉन्ड बनाता है कि नहीं, बताया था मैंने आपको स्ट्रक्चर में, अभिनव। सर जब भी जब भी आपका जैसे मान लीजिए H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाया था हमने, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, OH आ रहा था, अब ये सराउंडिंग एटम हो गया, ऑक्सीजन यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ये क्या कर रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है। ऑक्सीजन जब दो के बीच में होता है, दो एटम के बीच में होता है ऑक्सीजन, तो सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये सारी चीजें बताया था मैंने। यस सर। ऑक्सीजन जब भी सराउंडिंग एटम हो तो वो डबल बॉन्ड बनाता है, इसलिए ये 2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर है। ठीक है, यस बाकी सर। सब तो सिंगल ही बॉन्ड बना लेते हैं। तो मेरा एक सवाल है कि PH3 और PH4 पॉजिटिव में आप जरा बॉन्ड एंगल बताएं, किसका ज्यादा है किसका कम है। ये PH4 पॉजिटिव को हम लोग कहते हैं फॉस्फोनियम आयन, फॉस्फोनियम। सर pH 4 पॉजिटिव का ज्यादा पीएच होगा। फोर पॉजिटिव का कैसे निकाला आपने? देखिए एक चीज तो पता है आपको कि लोन पेयर होगा तो वहां पे एंगल थोड़ा डिक्रीज होता है। ठीक है। तो आपने कैसे निकाला? सबसे पहले लोन पेयर देखा आपने, बॉन्ड पेयर देखा, हाइब्रिडाइजेशन दोनों का सेम होगा या डिफरेंट होगा? sp3 है सर। sp3 है, ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब ये। आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं इन सारे पॉइंट से, इन तीन पॉइंट से इजीली कंपेयर करके। बिल्कुल सही जवाब, PH4 पॉजिटिव का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। क्लियर है? स्लाइड चेंज करूं? सर क्वेश्चन था। जी बताइए। सर रिपल्शन बॉन्ड पेयर लोन पेयर में ज्यादा होता है ना, बॉन्ड पेयर सबसे से। ज्यादा होता है लोन पेयर में, उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, फिर होता है बॉन्ड पेयर में। अब बताइए। ओके सर। क्लियर है? ये वेस्पर थ्योरी में क्लास 11th में पढ़ा होगा आपने, लोन पेयर यस लोन पेयर सर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। ठीक। अब देखिए हम यहाँ पे पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी की बात करते हैं जब हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाता है कि आपको पता है कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स दो टाइप के बनाते हैं, क्या ऑक्साइड बनाते हैं। एक E2O3 लिखवाया था मैंने और एक E2O5 लिखवाया था कि नहीं मैंने? यस सर। ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ठीक है, फॉर्म्स
टू टाइप ऑफ ऑक्साइड्स, टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स, एक हो जाएगा आपके पास E2O3 और दूसरा हो जाएगा आपके पास E2O5। ठीक है, इस टाइप के बनाते हैं। लेकिन आपका जो नाइट्रोजन होता है, बट नाइट्रोजन बीइंग सेकंड पीरियड एलिमेंट, नाइट्रोजन ऑल्सो फॉर्म लोअर ऑक्साइड, इसके लोअर ऑक्साइड्स भी बनाते हैं। जैसे कि आपके पास आ जाता है NO हो गया, ठीक है, देखा होगा आपने, N2O हो गया, तो ठीक है। ये किसके, ड्यू टू स्टेबल पाई बॉन्ड की वजह से ये वाला लोअर ऑक्साइड्स ये बनाता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल पाई बॉन्ड, स्टेबल पाई बॉन्ड की वजह से ये लोअर ऑक्साइड्स भी बनाता है नाइट्रोजन, इनके अलावा। ठीक है, तो इसमें हम कंपैरिजन करेंगे कि बेसिकली बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा है। ठीक है, इन सारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन अब बेसिकली हमें पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पीरियड एलिमेंट है, पी पाई बॉन्ड बन जाता है, स्टेबल हो जाता है। लिख लिया आपने? यस सर। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जैसे कि मैंने लिखवाया था बहुत सारे, ठीक है, उसमें अब हम लिख रहे हैं, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, सारे ऑक्साइड्स को डिस्कस करेंगे, उनके बॉन्ड एंगल को कंपेयर करेंगे। उसमें कुछ कलर्स कंपाउंड होते हैं, उनका कलर भी बताना जरूरी होता है क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात करते हैं हम लोग। इसको मैं एकदम बेसिक से ले जा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है, और हर चीज एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। पहला वाला क्या है आपके पास, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड के आप फॉर्मूला इजीली बता सकते हैं, N2O। N2O को हम लोग लाफिंग गैस भी कहते हैं, आपको पता है, बचपन में पढ़ा होगा आपने, याद किया होगा, लाफिंग गैस कौन सा होता है, N2O होता है। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली दो टाइप से लिख सकते हैं आप। ठीक है, कैसे स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, एक तो ये लिख सकते हैं कि N डबल बॉन्ड O, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं N। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, इसके पास लोन पेयर है, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे बेसिकली हम ऐसे लिख सकते हैं कि डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया ताकि इससे इधर इलेक्ट्रॉन गया हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसके पास है दो लोन पेयर, तो ये क्या करेगा बेसिकली, ये इस पे अटैक करेगा, मतलब रेजोनेंस कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, और ये वाला उठा के हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। ये नेगेटिव चार्ज हटा दीजिए, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज भी हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या हो गया कि ये जब इस पे जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, O नेगेटिव आ जाएगा, और ये क्या बना लेगा, ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बहुत बार स्ट्रक्चर जो दिया रहता है इस फॉर्म में भी दिया रहता है और इस फॉर्म में भी दिया रहता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। N2O जो होता है ये रेजोनेंस के बाद दिखा रहा है कि ये इधर गया है, ये इधर मूवमेंट हुआ है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड हुआ है, तो दोनों फॉर्म ही है। क्लियर है अभिनव? क्लियर। चलिए, अब यहाँ पे देख लीजिए आपके पास होता क्या है, आपके पास कि यहाँ पे बेसिकली एक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो आपका चार बॉन्ड बना नहीं सकता, चार बॉन्ड बना सकता है क्या नाइट्रोजन, नहीं बना सकता है। तो यहाँ पे ये बेसिकली इसमें क्या होता है, एक वो होता है, क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसमें, इसके बीच क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इस वजह से ये बनाया रहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इस स्ट्रक्चर को। स्लाइड चेंज करूं? यस। स्लाइड चेंज करके आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन भी देख लेते हैं जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, प्रिपरेशन में हम क्या करते हैं, अमोनियम नाइट्रेट को बेसिकली हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, हीट करते हैं ना, तो इसमें क्या होगा, जो भी H2O, जो भी वाटर मॉलिक्यूल होगा ना वो निकलेगा। अब एक बात बताइए, अगर मैं एक सवाल पूछूं मैं आपसे कि अगर हाइड्रोजन का चार है, H4 है या फिर चार हाइड्रोजन है, तो इससे कितना वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है, ये ट्रिक है याद करने का बस। इसमें अगर H4 है तो कितना वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकल सकता है, सर दो। 2H2O, ऐसे निकाल सकते हैं यस। ना।
बिल्कुल यस सही सर। जवाब। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 2H2O बाहर निकाल देते हैं तो उसके बाद बचता क्या है इसमें, 2 ऑक्सीजन आपने निकाल लिया है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन निकाला है कि नहीं आपने, 2 ऑक्सीजन निकाल लिया है और 4 हाइड्रोजन निकाल लिया है, तो बचा क्या अपने पास, N2O बचा, लाफिंग गैस। बचा कि नहीं? यस सर। वेरी गुड। सर अगर जैसे 5 हाइड्रोजन होता तो ये 3 हो जाता ना। 5 हाइड्रोजन होता तो लाइक 3H2, वो देखते कैसा है, अगर 6 मान लीजिए 6 हाइड्रोजन होता तो 3H2O निकाल सकते थे, अगर 5 हाइड्रोजन होता तो कैसे 5 निकालते, 5H2O। वहां पे या तो 2H2O ही निकलता है, 1 हाइड्रोजन रह जाता वहां पे, या फिर बैलेंस करते उसको 2 से मल्टीप्लाई ये सर करके वो जो और दो फाइव मोल एच टू ओ निकाल देते। ओके जैसे आप सर। कह रहे हैं ना कि 5 हाइड्रोजन होता, तो यहाँ से ये कर देता मैं कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जो भी कंपाउंड है, और यहाँ से 5H2O निकाल लेता, इवन हो जाता, ये 2 5 10। यस सर। इसका प्रिपरेशन लिख लीजिए, ये प्रिपरेशन है बेसिकली। हो गया। इसको ट्रिक से याद करिएगा, इनऑर्गेनिक थोड़ा सा बोरिंग सा होता है, लेकिन अगर उसमें सही तरीका हो पढ़ने का तो बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, जैसे इसमें सीधे बॉन्ड एंगल का देखे 2 3 फैक्टर था, ऐसे 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 होता है, क्वेश्चन फटाफट सॉल्व होता है। ठीक है, एंट्रेंस के। चलिए, अब देखिए अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, निट्रिक ऑक्साइड आ जाएगा। निट्रिक ऑक्साइड आपको पता है क्या होता है, NO होता है, और ये एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, ये एक एक्सेप्शन होता है ऑक्टेट रूल का केमिकल बॉन्डिंग में। ये क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये कैसा होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, N डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पे O पे 4 होता है, और यहाँ पे कितना होगा ये, तो यहाँ पे खुद ही देख लीजिए, 2 बॉन्ड से कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 4 होगा, और ये 2 बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, यहाँ पे 8 और 7 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन, ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसके पास 7 है, इसके पास 8 है, 15 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो जाएगा। और यहाँ पे आप नाइट्रोजन पे देख सकते हैं कि ऑड दिख रहा है, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अपने पास आ जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो नाम से ही हम लोग लिख सकते हैं इसका फॉर्मूला, नाइट्रोजन एक है, डाइऑक्साइड है तो O2 है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है आपका, एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, इट इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। अब ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल कैसे होता है अगर बात किया जाए, तो यहाँ पे आपने देखा होगा N डबल बॉन्ड O बना रहा है। ठीक है, और N डबल बॉन्ड O बना लिया। ठीक है, नाइट्रोजन पे टोटल कितना होता है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खर्च हो गए, और आपके पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए तो एक बच गया, तो ये क्या होता है आपका, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, ये भी एक क्या होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, इसका प्रिपरेशन भी मैंने कराया था कि PbNO3 लीड नाइट्रेट की जब बात होती है, PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसका 2 मोल लेते हैं और इसको जब हीट करते हैं हम लोग, ठीक है, तो सीधे देखिए NO2 बनाना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 PbO बाहर निकाल दीजिए, लीड ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, NO2 बचेगा, और कितने टाइम्स बच जाएगा, 4NO2 बच जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, 4NO2 यहाँ पे बच जाएगा आपका। तो लेड नाइट्रेट को जब भी हम लोग हीट करते हैं तो अपने पास क्या होता है, NO2 प्लस PbO। क्लियर है? अभिनव? डन सर। ओके, आवाज नहीं आई थी आप। अब देखिए मैंने एक और कराया था आपको, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन, एक मिनट अभिनव प्लीज। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास N2O3। ठीक है, ये N2O3 का स्ट्रक्चर जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने एक्सेप्शन लिखवाया था इसमें। ठीक है, याद है आपको, जब ऑड इलेक्ट्रॉन सॉरी ऑड नंबर ऑफ ऑक्सीजन आ जाए तो इसमें मैंने इसका अलग ही स्ट्रक्चर बनाया था। ठीक है, तो देखिए आपको याद हो तो जब भी आपका 2 सेंट्रल एटम होंगे,
ठीक है, तो उसमें जो लिंकेज बन रहा था वो क्या बन रहा था, AOA बन रहा था कि नहीं? आप नोट्स रिवीजन करते हैं? अभिनव, अभिनव आपकी आवाज नहीं आई। यस सर, यस। इसको रोज रिवीजन किया करिए प्लीज। तो AOA टाइप का लिंकेज बनता है, तो इसका स्ट्रक्चर जो बनना चाहिए आपके भी अकॉर्डिंग और मेरे भी अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रूल इस टाइप से बनना चाहिए। NON बन गया, और इधर एक आ जाएगा डबल बॉन्ड, और इधर एक आ जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। अगर लोन पेयर की बात करें हम लोग, तो इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होगा, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होगा, इस ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होगा, ठीक है। और चूंकि एक एक 3 3 बॉन्ड बना रहा है, तो सब पे एक एक लोन पेयर होगा नाइट्रोजन पे, ठीक है। यहाँ पे टोटल बॉन्ड्स देखे तो 6 बॉन्ड्स बन रहा है। बन रहा है कि नहीं? लेकिन मैंने यहाँ पे क्या सा ऑक्सीडेशन मेथड लगाएंगे बेसिकली, यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन है, ऑक्सीडेशन मेथड लगाएंगे। और ऑक्सीडेशन मेथड लगाया हमने, तो देखा x इज इक्वल टू +3 आ रहा है, और नाइट्रोजन का मैक्सिमम से कम आ रहा है, ठीक है। नाइट्रोजन का मैक्सिमम से कम आ रहा है कि नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट, यस ठीक है। तो जब भी कम आता है, ठीक है, सल्फर की बात करें तो उसमें क्या बन रहा था, AA लिंकेज बन रहा था, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा आपका NN लिंकेज बनेगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका सीधे सीधे कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाएगा, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे बॉन्ड की, तो यहाँ पे बॉन्ड कितने होते हैं, 7 बॉन्ड्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो हीट रिलीज होता है, ठीक है, हीट रिलीज जो होता है आपका वो हो जाता है ज्यादा, ठीक है। तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है, इसलिए इसको इसी फॉर्म में लिखते हैं, और ये इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे हीट रिलीज कम होता है, यहाँ हीट रिलीज ज्यादा होता है। इन शॉर्ट ये वाला जो फॉर्म है NO2 का, N2O3 का, वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस, ओके। ओके सर। लिख लिया आपने? यस सर। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगा आपके पास फिफ्थ, जो वो आ जाएगा डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। इन सब का स्ट्रक्चर मैं लिखवा रखा था, ठीक है, लेकिन मैंने आपको कभी ये नहीं बताया था कि ये लिखते कैसे हैं, ठीक है। फिर मैंने सारे स्ट्रक्चर आपको रूल्स लिखवा दिया हूँ। डाइनाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड की बात हो रही है, तो यहाँ दिख रहा है 2 सेंट्रल एटम है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे जो लिंकेज होगा वो किस टाइप का होगा, ए टाइप का लिंकेज होगा, ये बताया था मैंने। यस सर। जब इवन नंबर हो और ऑक्सीजन इवन नंबर का हो, 2 सेंट्रल एटम हो, तो ए बनेगा, या फिर AOOA टाइप का बनेगा। AOOA टाइप का जब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो, जैसे 8 वेट आ जाए, तब हम करते हैं। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे N सिंगल बॉन्ड N कर देंगे, डबल बॉन्ड O कर देंगे, डबल बॉन्ड O कर देंगे, एक एक और ऑक्सीजन बचा। अब नाइट्रोजन की कैपेबिलिटी नहीं है कि डबल बॉन्ड बनाए, क्योंकि ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना चुका है, चौथा बॉन्ड कैसा होगा, कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट होगा, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की बात कर लेते हैं, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। तो देखिए कभी भी स्ट्रक्चर रटने से अच्छा है कि रूल्स फॉलो करें, जो एक्सेप्शन है उसको ध्यान में रखें, क्योंकि आज याद करेंगे कल भूल जाएंगे, ठीक है। डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड की बात कर दें तो N2O5। अब वो आप फाइव। खुद ही देखिए कि यहाँ पे क्या है, इवन ऑड है, ऑड के में क्या आता है, AOA टाइप का आता है, तो बस लगा दीजिए NON, ठीक है। डबल बॉन्ड हो, ठीक है, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, और इसके बीच में बिल्कुल क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। कोऑर्डिनेट। हो गया N2O5, ठीक है। अब नोट डाल के इसके बारे में कुछ लिखेंगे हम लोग, ठीक है। हो गया, वेरी गुड। अब देखिए यहाँ पे नोट डाल के पॉइंट लिखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी आपके नॉन मेटल होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल जो बेसिकली होते हैं, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल हो, सॉरी एसिडिक होते हैं, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड। और नेचर ऑफ ऑक्साइड की जब बात कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ऑल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर एसिडिक इन नेचर, आर एसिडिक इन नेचर एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड
डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। इनके अलावा सारे के सारे क्या होते हैं आपके एसिडिक होते हैं, और ये क्या होते हैं आपके न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होने की वजह से इट विल नाइदर रिएक्ट विद एसिड नॉर विद बेस, इट नीदर reacts with acids nor with base। ये नोट्स बहुत ज्यादा होने वाला है, इसको सही से लिखिएगा और संभाल के रखिएगा, और रोज स्टडी किया करिए इसके बारे में, रोज, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहेंगे एक दिन में पढ़ के पूरा मतलब ध्यान में आ जाए तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, इम्पॉसिबल तो नहीं है, मुश्किल है। आप बेटर है कि रोज ही थोड़ा थोड़ा पढ़ें, सारे रिवाइज करते रहें, एक बार रोज देखा करिए। लिख लिया आपने? जी सर। वेरी गुड। अब देखिए हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड की बात करते हैं। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ एसिडिक ऑक्साइड की बात करते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक कैरेक्टर। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, जितना ज्यादा हाई होगा, उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा वो भूखा होगा, तो उतना इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट करता है, इसलिए। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को हम लोग क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को एसिड कहते हैं। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा, जितना ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सेंट्रल एटम का, उतना ज्यादा एसिडिक नेचर होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। स्टेप 2 कि इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम, इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम, अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो जाता है तो हम कौन सा फैक्टर चेक करते हैं, ठीक है। तो यहां पे साइज ऑफ सेंट्रल एटम देखते हैं। साइज ऑफ सेंट्रल एटम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर, एसिडिक कैरेक्टर। अगर साइज ऑफ सेंट्रल एटम ज्यादा हो गया तो एसिडिक कैरेक्टर जो होगा वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो इन दोनों फैक्टर को लिख लीजिए, उसके बाद मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए। इसको अरेंज करना है आपको। N2O, N2O3, N2O4, N2O5, इनमें डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। सर N2O तो न्यूट्रल ही हो गया। N2O न्यूट्रल हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको कभी भी करना हो एसिडिक नेचर का, नॉन मेटालिक का, सीधे सीधे ये वाला पॉइंट ध्यान में रखिए। इसका कितना होगा? +5 होगा। इसका कितना होगा? +4 होगा। इसका कितना होगा? +3 होगा। +3। और इसका कितना होगा? +1 होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये होगा कि नहीं? यस सर। वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए, अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ। P4O6 हो गया, P4O8 हो गया, P4O10 हो गया। इसमें बताइए एसिडिक कैरेक्टर बता सकते हैं?
अभिनव, अभिनव हो गया? एक मिनट सर। सर P4O8 सबसे कम। P4O8 सबसे पहले यहाँ देखेंगे, अगर P4O6 दे रखा हूँ, ठीक है। P4O6 की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 3 यार। +3। यहाँ पे क्या आएगा? 1 आ रहा। यहाँ पे क्या आ रहा है? +4 आएगा ना P4O8 में। अभिनव, यहाँ क्या होगा? सही है 4x - 16 = 0, x = +4 आएगा ना। यहाँ पे x = +3, यहाँ पे x = +5। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक किया आपने। तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। यस सर। चलिए स्लाइड चेंज करो। यस सर। अब देखिए अपने पास क्या आ रहा है। यहाँ पे अब अपने पास दे दिया N2O5 एंड P4O10। इनमें कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा? सर N2O5। N2O5 क्यों होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे। इसका भी +5 आ रहा है, इसका भी +5 आ रहा है। तो दूसरा क्या क्या तरीका था, मैंने क्या बताया था दूसरा तरीका? इफ सर ऑक्सीडेशन स्टेट इज सेम, सेंट्रल मेटल एटम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। ये स्मॉलर है और ये क्या है आपका लार्जर है। तो ये आपको क्या करना है, जो स्मॉलर होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। हो गया? यस। हो जाएगा ना? यस वेरी सर। गुड। तो देखिए यहाँ पे कंपैरिजन बिटवीन एसिडिक और बेसिक ये भी कर सकते हैं आप इजीली। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट आता है, जैसे एज फॉर एग्जांपल कि NO2 जो होता है बेसिकली वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल होता है, जिसके वजह से वो क्या करता है, डाइमर फॉर्म कर लेता है। क्या बना लेता है? डाइमराइज कर लेता है। जैसे अपने पास क्या है, NO2। NO2 क्या करता है? डाइमराइज करता है, क्योंकि आपको पता है ये ऑड इलेक्ट्रॉन में स्पीसीज होता है, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। तो ये जब डाइमराइज होगा तो इसका 2 मोल आएगा, तो अब ये क्या बनेगा, N2O4 बन जाएगा। हो जाएगा ना? ठीक है। तो यस। अब बेसिकली पहले जो स्ट्रक्चर था, बेसिकली पहले जो स्ट्रक्चर था इसका N डबल बॉन्ड O था, और इधर ऐसा था, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ऐसे होगा। अब ये क्या करेगा, एक दूसरे से बॉन्ड बना लेगा, तो N2O4 बन गया। ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है जेईई मेंस में कि NO2 विच ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इज ब्राउन गैस। तो NO2 जो होता है बेसिकली ये कौन से कलर का होता है, ब्राउन गैस का होता है। ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है रिलेटेड टू दैट, वो लिख देता हूं मैं, जो मैंने किया है। NO2 हैज टेंडेंसी फॉर बोर्ड, ठीक है, एक्सप्लेनेशन सही से लिखने आना चाहिए। टेंडेंसी टू डाइमेराइज बिकॉज NO2 is odd electron molecule due to the presence of odd electron, odd number of electron, odd number of electron. It is converted
stable N2O4 with even number of electron, even number of electron. इससे लिख लीजिए। डन। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए अपने पास क्या आता है ऑक्साइड। इससे पहले मैं कलर बता देता हूँ, उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में जैसे आपके पास है NO2 है, ठीक है, NO2, NO2 को इधर हटा दीजिए। आपके पास है एक N2O है, NO2 है, N2O3 है, N2O4 है, N2O5 है। तो यहाँ पे बेसिकली ये N2O3 जो होता है ये होता है ब्लू सॉलिड होता है, और इधर जो होता है NO2 ये क्या हो जाता है आपके पास, ये अभी मैंने लिखवाया था ब्राउन गैस होता है, और ये जो दोनों होते हैं ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, और ये भी क्या हो जाएगा आपका कलरलेस। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। हो गया। अभिनव। डन सर। अब देखिए ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस पे चलते हैं हम लोग। तो ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस की जब बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखिए ऑक्साइड्स यहाँ पे 3 टाइप का हमें पढ़ना है, जिसका हम लोग ऑलरेडी एसिडिक कैरेक्टर निकाल चुके हैं, P4O10, ठीक है, P4O8, और यहाँ पे निकालेंगे P4O6। जरा तीनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। और बताइए जरा पीओपी लिंकेज इसमें कितना आएगा, P डबल बॉन्ड O कितना आएगा, POH कितना आएगा, सब में यही सब बता। सर 5 POP लिंकेज। 5 हो गए या 6? अच्छा सर, बीच वाला भी कंसिडर होगा क्या? हाँ पीओपी है ना। ओके जैसे सर। आपने क्या कर दिया कि यहाँ पे P4O10 है, ठीक है, तो सबसे पहली बात कि मोर देन 3, ठीक है, ये कैसा बना है आपका स्ट्रक्चर, साइक्लिक बना है या फिर सीधा सीधा? सर मतलब डायमंड शेप बना है POP। नहीं साइक्लिक बना है, साइक्लिक का मतलब समझ है ना, गोल थोड़ी, मतलब स्ट्रक्चर क्लोज्ड है या फिर। हाँ हाँ सर, क्लोज स्ट्रक्चर है। हाँ तो यहाँ पे जैसे देख लीजिए, मैंने क्लोज स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि आपका मोर देन इक्वल टू और मोर देन 3 होना चाहिए,
और यहाँ पे कॉमन क्या है, इंटीजर भी है, 4 और 10 के बीच में क्या आता है, 2 आता है, 2 से ये कॉमन इंटीजर है, तो यहाँ पे P4 और 10 की जब बात करेंगे, ठीक है, एक बार मैं ड्रॉ कर देता हूँ, बाकी आप फिर से कर लीजिएगा। P O P P O P P O P P O P, ठीक है। अब देखिए 4 ऑक्सीजन निकल गए, तो ये डबल बॉन्ड तो आएगा ही, ये डबल बॉन्ड आएगा ही, ये डबल बॉन्ड आएगा ही, ये डबल बॉन्ड आएगा ही, और फिर एक क्या हो जाएगा आपके पास POP, और फिर एक क्या हो जाएगा आपके पास POP। तो बेसिकली आपके पास जो आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, POP लिंकेज की जब बात करेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 होगा ना, P डबल बॉन्ड वो कितना होगा, 4 हो जाएगा, POH कितना यस होगा, यही हुआ। 0 हो जाएगा। वेरी गुड। तो बाकी के भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए आप, P4O8 और P4O6। सर P4O6 भी ऐसे ही होगा, बस वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं होगा। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ होगा, नहीं होगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, P डबल बॉन्ड वो कितना आ रहा है, और सर जीरो POP, होगा। सॉरी, P डबल बॉन्ड वो कितना आ रहा जीरो होगा। है, 0 होगा, और POP, सर 1 2 3 4 5 6 है। ये गलत हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे होगा क्या। आपने क्या किया है, जैसे P4O6 है, P4O6 है, तो एक चीज तो तय है कि ये POP बनाएगा, POP बनाएगा, POP बनाएगा, और इन दोनों के बीच में भी एक वो होगा, ये ऐसे बनाया आपने, बनाया ना अभिनव। यस सर। अब देखिए यहाँ पे एक POP लिंकेज, तो इधर एक POP लिंकेज होगा ही होगा, ठीक है। POP लिंकेज अगर करे तो यहाँ पे एक लिंकेज ऐसे जाएगा, तो 4 यस 1 सर। 5 हो गए। P4O6 बना रहे हैं ना हम लोग, यस सर, एक ऑक्सीजन और बीच में वो POP आएगा। और ये ऐसे बन जाएगा, तो आपका P डबल बॉन्ड ओ 0 हो जाएगा, वेरी गुड, और POP जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। हाँ, P4O8 करिए जरा। सर यहाँ भी POP 6 होगा, और P डबल बॉन्ड हो 2 बार होगा। वेरी गुड वेरी गुड। देखिए अच्छा, एक बात बताइए कि अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, इसका +3 आ रहा है ना, यस। आ रहा है ना +3। यस। और स्ट्रक्चर देख के आप बता सकते हैं कि कितना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। बेसिकली ये ना, ऑक्सीजन से एक बॉन्ड से अटैच्ड है तो -1 आएगा, इधर से एक से अटैच्ड है तो सॉरी +1 आएगा, +1 आएगा, इधर से +1, यानी ओवरऑल कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा। जो आपने ये वाला स्ट्रक्चर बताया बनाया है, ठीक है, उसमें ये बताइए कि जो स्ट्रक्चर के हिसाब, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, आप चारों पी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, चारों पी का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। निकाल सकते हैं। सर 2 का +3 है। 2 का +3 आएगा, और बाकी का, बाकी 2 का +4 आएगा। +4 आएगा, या +5 आएगा, ये सब +5 आएगा। +5 आएगा, ठीक है। और बेसिकली इसका कितना है,
आपका इसका +4 है ना, P4O10 में इसका कितना होगा, +4 होगा, तो आप उन दोनों का एवरेज निकालिएगा तो भी कितना आ जाएगा, +4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके सर। समझ में आया क्या कह रहा हूँ मैं? यहाँ भी आप यस एवरेज सर। निकालेंगे तो +3 ही आएगा। तो अगर आपका स्ट्रक्चर बना के अगर कुछ डिफरेंट डिफरेंट आता है तो ओवरऑल एवरेज निकालते हैं तो सेम ही आ जाता है। क्लियर है? चलिए, नाइट्रोजन से तो रिएक्ट करा लिया हमने, ठीक है। अब अपने पास क्या आएगा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, सॉरी हैलोजन। ऑक्सीजन से तो करा ही लिया हमने, नाइट्रोजन से तो नाइट्रोजन ग्रुप ही पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन फैमिली पढ़ रहे हैं हम लोग। तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस की जब बात करते हैं तो हमें पता है कि ऑल एलिमेंट्स कंबाइन विथ, किस टाइप का फॉर्मूला देते हैं वही लिख रहा हूं मैं, ऑल एलिमेंट्स कंबाइन विथ हैलोजन। ठीक है, हैलोजन के साथ कंबाइन होके ये 2 टाइप्स ऑफ हैलाइड बनाता है, 2 टाइप्स ऑफ हैलाइड। अब देखिए यहाँ पे 2 टाइप का हैलाइड बनाया जाता है, तो ये कैसा होता है, एक ट्राई हैलाइड होता है और एक होता है आपका पेंटा हैलाइड होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस होंगे, कुछ हैलाइड एग्जिस्ट करेंगे, कुछ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उसके रीजन के साथ हमें लिखना है। सबसे पहले ये पॉइंट्स लिख लीजिए, उसके बाद मैं लिखवाता हूँ। अब देखिए इसमें क्या होता है कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ठीक है, ये चीज तो बहुत बार लिखवाया गया और आपको पता ही है, फिर भी आप जरूर लिखिएगा कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल ग्रुप 15 एलिमेंट्स फॉर्म्स पेंटाहेलाइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म्स पेंटाहेलाइड। क्या बनाता है आपका, पेंटाहेलाइड बनाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे अपने पास आ जाएगा PCl5 इज पॉसिबल, PCl5 इज पॉसिबल बट NCl5 is not possible due to absence of vacant d orbital, due to absence of vacant d orbital। ठीक है, इन नाइट्रोजन एंड it cannot due to vacant d orbital in नाइट्रोजन। इस वजह से ये क्या होता है, आपका पेंटाहेलाइड नहीं बना पाता है, क्योंकि ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे फॉस्फोरस में क्या होता है, डी ऑर्बिटल होता है तो वो ऑक्टेट को एक्सपेंड कर देता है, लेकिन ये 4 से ज्यादा ऑक्टेट को एक्सपेंड नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, बहुत आसान है ये। ठीक है, ओनली नोन पेंटाहेलाइड ऑफ बिस्मथ इज BiF5। BiF5 पॉसिबल होता है। ठीक है, इट मीन्स बाकी के हेलाइड पेंटाहेलाइड इसके साथ पॉसिबल नहीं होता। इट मीन्स BiCl5 स्लैश BiBr5 स्लैश BiI5 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, या फिर यूं कह सकते हैं इज नॉट, इज अनस्टेबल, कह सकते हैं इज नॉट स्टेबल, या फिर इज नॉट, अगर नॉट लिखा हूं इसलिए इसको क्या लिखे, इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट स्टेबल। ठीक है, ये बेसिकली अनस्टेबल होता है, इस वजह से ये नहीं फॉर्म करता है इन सब के साथ पेंटाहेलाइड। ये बस फ्लोरीन के साथ करता है, ओनली बिकॉज इट इज इट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की वजह से ही ये बस बनता है, नहीं तो नहीं बनता। ठीक है,
पहले इन पॉइंट्स को लिख लीजिए, फिर मैं लास्ट वाले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ये Bi जो होता है बिस्मथ, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है। अभिनव, सर एम आई ऑडिबल? यस यू आर ऑडिबल। ये जो खुद से डिस्कनेक्ट होता है तो खुद से कनेक्ट भी हो जाता है। यस सर, लाइट 2-15 सेकंड के लिए ओके, नेट उड़ जाता है। तो यहाँ देखिए, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 15 फॉर्म्स, ठीक है, पेंटाहेलाइड PCl5 इज पॉसिबल बट NCl5 इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी और वाइटल इन नाइट्रोजन। जो बिस्मथ का पेंटाहेलाइड होता है वो बस BiF5 ही एग्जिस्ट करता है और ये स्टेबल होता है, बाकी जितने भी हेलोजेंस होते हैं उसके साथ पॉसिबल नहीं होता और वह स्टेबल नहीं होता, ठीक है। तो इसे लिख लीजिए, उसके बाद आगे करते हैं हम लोग। यस सर, डन सर। अब देखिए अपने पास क्या आता है, ठीक है। ये बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि ये फ्लोरीन जो होता है ना, वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है, इस वजह से होता है। BiF5 इज नोन बिकॉज फ्लोरीन इज पावरफुल oxidizing agent, powerful oxidizing agent, as well as highly electronegative element, highly electronegative, En electronegative element. Therefore, it can oxidize bismuth up to maximum oxidation state of +5, up to maximum oxidation state of +5। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिए। नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक और पॉइंट होता है आपके पास, PCl5 इज स्टेबल बट BiCl5 इज अनस्टेबल। इसका जवाब दे सकते हैं आप? इसका एक ही जवाब है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। जो स्टेबिलिटी होती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की, द स्टेबिलिटी of +3 oxidation state is higher than, higher in +5 in bismuth। बिस्मथ जो होता है आपका हायर इन +3 में ज्यादा स्टेबल होता है। फ्लोरीन इसलिए बनाता है क्योंकि पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, और ऊपर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से वो इजीली बना लेता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हो गया, स्लाइड चेंज करूं। अब देखिए, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ये पेंटाहेलाइड वगैरह ट्राईहेलाइड से पहले हम थोड़ा सा ये फजांस रूल देख लेते हैं, और हाइड्रोलाइसिस नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। फजांस रूल देखिए, यहाँ पे फजांस रूल में अपने पास क्या होता है कि फजांस रूल बेसिकली ये बोलता है कि कोई भी कंपाउंड जो होता है वो 100% आयनिक या 100% कोवलेंट नहीं होता है।
100% नहीं होता, ठीक है। अगर आपके पास प्योर आयनिक कंपाउंड है तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंट जो होता है, चाहे वो 0.1% हो, चाहे वो 1% हो, 5% हो, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी होता है। और कुछ कोवलेंट कंपाउंड, मतलब जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो 100% कोवलेंट नहीं होते, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल ये एचएफ की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आपको पता है फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आता है कि नहीं। और NaCl की बात करेंगे तो NaCl क्या है, आपका एक आयनिक कंपाउंड है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे इस इन दोनों में सिमिलरिटी है कि नहीं, ये कोवलेंट कंपाउंड है फिर भी जरा जरा सा चार्ज आ रहा है, यानी इसमें जरा सा आयनिक कैरेक्टर होगा, ठीक है। और ये NaCl है, आयनिक कंपाउंड है, इसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि थोड़ा सा कोवलेंट कैरेक्टर भी है इसमें, ठीक है। चाहे वो 0 पॉइंट समथिंग परसेंट हो, चाहे 5% हो, 1% हो, कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता है, उसमें कुछ कोवलेंट कंपाउंड, कोवलेंट कैरेक्टर भी होते हैं। और कोई भी 100% कोवलेंट नहीं होता है, कुछ उसमें कुछ आयनिक कुछ परसेंट आयनिक कैरेक्टर भी होता है। ये आपने पढ़ा है फजांस रूल, अभिनव, आपको याद है? यस सर। आपको याद है ये रूल? सर ये स्टेटमेंट ही रूल है ना? हाँ, मतलब मान लीजिए मैंने आपको दे दिया कि NaCl और MgCl2, which one is more covalent, तो क्या आप ये कर सकते हैं? ये सवाल मैंने पूछ दिया आपसे कि ज्यादा कोवलेंट कौन होगा, तो ये हो जाएगा क्या आपसे? सर NaCl ज्यादा आयनिक है। NaCl ज्यादा आयनिक है, ओके, किस बेस पे बोला आपने? अब मैंने मान लीजिए NaCl दे दिया और CaCl2 दे दिया या फिर KCl दे दिया, मैंने मतलब किस बेस पे बोला आपने? आंसर तो बिल्कुल सही है कि NaCl ज्यादा आयनिक है, इसका मतलब कम कोवलेंट है, तो अगर कोवलेंट देखा जाए तो MgCl2 ज्यादा कोवलेंट होगा, यही कहना चाहते हैं आप? यस सर। तो कैसे हुआ? सर पता था मुझे बस। अच्छा, रीजन नहीं पता। जैसे मान लीजिए मैंने, अच्छा ये NaCl वगैरह का छोड़िए, जो सपोज मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, Na2O और NaF और Na3N, इनमें ज्यादा कोवलेंट कौन होगा? बता सकते हैं आप? नो। देखिए ये बहुत आसान होता है, एक बार ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत आसान होता है। देखिए एक्चुअल में यहाँ होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में लिख देता हूँ। इट गिव्स आइडिया ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, एक केटायन है और एक अनायन है, दोनों के पास न्यूक्लियस है। ये अनायर है आपका और एक केटायन। यहाँ क्या देखा गया कि जैसे ये एक दूसरे के पास है तो केटायन पे तो वैसे ही केटायन है, और इसका जो केटायन का न्यूक्लियस है वो अनायन के आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है। और जब ये खींचता है तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, इसमें डिस्टॉर्शन आ जा रहा है, डिफॉर्मेशन आ जा रहा है। ये इस टाइप से हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिस्टॉर्ट हो जाता है या डिफॉर्म हो जाता है। तो ये बेसिकली कैसा दिख रहा है कि ये ओवरलैप करने वाला है, पहले सीन जो था ये था,
ठीक है, अब ये क्या हुआ कि यहाँ पे एक केटायन है जो इसको अपने तरफ खींच रहा है, तो क्या ये मतलब ये देखिए ये क्या है, आयनिक कंपाउंड है, एक केटायन है और एक अनायन है, तो जाहिर सी बात है ये कौन सा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है कि नहीं, अभिनव। यस सर। अगर ये आयनिक कंपाउंड है फिर इसमें क्या होता है कि इसके पास इतना पावर होता है कि ये इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, खींच रहा है अपने तरफ, तो ये अबाउट टू ओवरलैप होने वाला है कि नहीं, या फिर सिम्स टू बी ओवरलैपिंग, हो रहा है कि नहीं। और ओवरलैपिंग किस में होता है, कोवलेंट बॉन्ड में होता है, कोवलेंट यस सर। कंपाउंड में होता है। तो यही बेसिकली क्या होता है आपका, इसी आइडिया के हिसाब से हम क्या लगाते हैं, फजांस रूल लगाते हैं, और फजांस रूल और जिस पावर से ये केटायन खींचता है उसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, और इस फेनोमेना को भी क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं, और इस पावर को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं, ठीक है। और ये जिस एबिलिटी से डिफॉर्म कर रहा है खुद को, ऐसा कह सकते हैं, उसको कहते हैं पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जैसे मान लीजिए किसी में कम होता है, ठीक है, यहाँ पे केटायन है, ये अनायन है, कम है, किसी में क्या होता है बहुत ज्यादा होता है, तो जिसमें जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा वो उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवलेंट कैरेक्टर, समझ रहे हैं आप, मतलब जितना ज्यादा डिफॉर्म होगा, जितना ज्यादा उसके पास खिंचता हुआ चला जाएगा वो उतना ज्यादा कोवलेंट होगा, और अगर कोई कोवलेंट ज्यादा है तो वो आयनिक कम होगा कि नहीं, यस सर। ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, कि सीधे सीधे लिख सकते हैं हम लोग कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z effective which is inversely proportional to size of cation। जितना छोटा केटायन होगा ना उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, और जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा, समझ रहे हैं आप। यस सर। अभी बस मैं केटायन की बात किया हूं, इसके लिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, क्या रखना है आपको ध्यान में, वो यही रखना है SCLA, LA लास वेगस। SC देखिए क्या हो जाता है, स्मॉल लर केटायन, ठीक है, और ये हो जाता है लार्जर अनायन, लार्जर अनायन। देखिए जितना ज्यादा स्मॉलर केटायन होगा उतना ज्यादा मोर पोलराइजिंग पावर होगा इसके पास, उतना ज्यादा ये क्या कर सकता है, पोलराइज कर सकता है, खींच सकता है अपने पास, जिसके वजह से मोर कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो अगर आपके पास आयनिक कंपाउंड दे रखा है तो उसमें आप बता सकते हैं कौन केटायन है कौन अनायन है, जाहिर सी बात है जो मेटल है वही केटायन होगा, अभिनव। यस सर। और जो अनायन है वो क्या होगा, वो नॉन मेटल होगा। तो अगर नॉन मेटल सेम दे रखा है, ठीक है, वहां पे मतलब कोई ना कोई कंपैरिजन का एक फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल आपको दे दिया LiCl, आपको दे दिया NaCl, आपको दे दिया KCl, आपको दे दिया CSCl, ठीक है, जस्ट सपोज। तो यहाँ पे क्या हो गया, नॉन मेटल सबका सेम है, यानी अनायन सेम है। अब केटायन देखेंगे Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, CS प्लस, तो यहाँ केटायन जो सबसे छोटा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर, यानी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज्यादा होगा, ये पोलराइजिंग पावर लिखिए और फिर लिखिए ज्यादा, पोलराइजिंग पावर मोर, और पोलराइजिंग पावर ज्यादा आएगा तो मोर कैरेक्टर कोवलेंट कैरेक्टर होगा, तो ये कोवलेंट कैरेक्टर के हिसाब से ऐसे हो जाएगा, क्लियर है। Li की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। Li की पोलराइजिंग, हाँ ये सामने वाले को ज्यादा डिस्टॉर्ट कर सकता है, छोटा है, ये पोलराइजेशन जो होता है, पोलराइजिंग पावर जो होता है, बेसिकली पोलराइजिंग पावर, ठीक है, पोलराइजिंग पावर जो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन होता है, जितना छोटा होगा उतना ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा, उतना ज्यादा अपने तरफ खींचेगा, बात समझ रहे हैं आप। यस सर। तो आपने ये जरूर 11th में पढ़ा होगा इस ब्लॉक में कि Li जो होता है वो टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बना लेता है, जबकि NaCl के साथ आपने देखा है कभी H2O या फिर कुछ भी नहीं देखा है ना। नो सर। इस ग्रुप में ये सेकंड पीरियड एलिमेंट है, ये एनोमलस बिहेवियर शो करता है, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। लिख लिया ओके आपने, सर। लिख लिया। यस सर। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा था La लिखा था मैं, La का मतलब क्या हो गया था, लार्जर साइज, La का मतलब क्या होता है, लार्जर अनायन।
अब देख लीजिए आप खुद ही, लार्जर अनायन, लार्जर अनायन का मतलब जितना बड़ा होगा न्यूक्लियस से वो दूर होगा, वो खुद के न्यूक्लियस से दूर होगा। यस सर। तो बाहर से कोई अट्रैक्ट करना चाहेगा तो वो इजिली कर सकता है कि नहीं? यस सर। तो बस हो गया। अगर मान लीजिए मैंने आपको दे दिया LiCl, ठीक है, LiF, LiBr, ये तो दोनों सब सेम है, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें होगा? ऐसे होगा कि नहीं? यस सर। अब चलिए एक सवाल देता हूं मैं आपको, NaF, Na2O, Na3N, इनमें बताइए सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन है? सर Na2O का सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा देखिए इसमें क्या है, एक फैक्टर आपको सेम दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है आपको? Na+ दिख रहा है, केटायन सेम दिख रहा है, Na+ दिख रहा है, और यहाँ पे क्या दिख रहा है? Na+ दिख रहा है। अब मैं एक सवाल पूछूंगा आपसे, ये F- होगा, O-2 होगा, N-3, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? सर ओ। क्यों भाई? ये वैसे तो होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फिर एक चार्ज लगाया मैं N-1, O-1, F-1, लेफ्ट टू राइट क्या होता है? साइज डिक्रीज करता है। यस। तो बेसिकली एक चीज ध्यान में रखिएगा, जिस पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा होगा वो, और जिस पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वो उतना छोटा होगा। समझ रहे हैं बात को? जिस पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना बड़ा होगा। ये तो ऑलरेडी ऐसे बड़ा है। अब मान लीजिए आपने इसको क्या कर दिया, N-3 कर दिया, O-2 कर दिया, F- कर दिया। जब N-3 किया आपने, तो ये जो होगा आपका क्या होगा? रिपल्सन ज्यादा होगा, एक्सपेंड ज्यादा करेगा। इसमें दो का है तो इसमें भी रिपल्सन ज्यादा होगा, इसमें भी एक्सपेंड करेगा। तो सबसे बड़ा कौन होगा? N-3 होगा, फिर O-2, फिर F-। तो ये सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर कौन देगा? ऐसे देगा कि नहीं? यस। इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। फजांस रूल आपको समझ में आ गया है। हम नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोलिसिस वगैरह पढ़ेंगे कि आपका 15th ग्रुप में कौन हाइड्रोलिसिस करता है, कौन नहीं करता है। ठीक है, यस सर। और इस पूरे चैप्टर को जितना भी मैंने कराया पूरा करके रखिएगा। ओके। ओके।